क्लास का आपको डेरिवेशन में दिखाऊं, क्योंकि आज हम इसका रिजल्ट यूज करेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार विद्युत धारा पाश पर बल आघूर्ण। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक धारावाही पाश रख दिया था और उस पर लगने वाले बल आघूर्ण की चर्चा करी थी, जो कि हमारा रिजल्ट लास्ट में ये आया था टाउ इजिकल टू आई ए बी साइन थीटा। आज यहीं से हम अपने डेरिवेशन की शुरुआत करेंगे। तो इस वाले टॉपिक से शुरुआत करेंगे। तो इससे पहले हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करें, इस वाले को आप चैट सेक्शन में बताइए क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है। प्यारे बच्चों, कंटिन्यूटी में देखिए एक एक वीडियोस को, तभी आपको एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आएगी। और ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी में बहुत सी चीजें एक्स्ट्रा हैं जो कि प्राइवेट बुक्स में नहीं है। तो ढंग से समझने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल तक पहुंचने के लिए आपको ये तैयार करनी ही पड़ेगी। अभी तक जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं वह है नईम सैफी, निशा चौधरी, देवी, चेतन स्वरूप मिश्रा, फिजिशियंस, मम्मी का दुलारा, क्या बात है, मोहित कुमार सक्सेना, अमित, सूरज, विकास, संदीप, प्रमिला, रिजवान, दृष्टि, आयुष, विकास। तो काफी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और अब आपके मैसेज आने शुरू हो गए हैं। आयुष कह रहे हैं कि सर आवाज क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से आदित्य भी कह रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों, आप टाइम देखेंगे एग्जैक्ट 8 o'clock हो गया है, जो हमारी टाइमिंग है। आपका एक भी मिनट, एक भी सेकंड नहीं करेंगे बर्बाद। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो कि है पहला टॉपिक, वृत्ताकार विद्युत धारा पाश या विद्युत धारा पाश चुंबकीय द्विध्रुव। जो वृत्ताकार विद्युत धारा पाश होता है वो एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति ही व्यवहार करता है। पहली बात तो ये है। और इसके बाद हम करेंगे अपना सेकंड टॉपिक, जो थंबनेल में आपने देखा है, परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। आज दो टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे और काफी आसान, काफी मजेदार हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर ये मैग्नेटिज्म क्योंकि शुरू हो चुका है, चुंबकत्व शुरू हो चुका है, तो यहां पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर विद्युतिकी का भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उसको भी रिवाइज करते रहेंगे। और उसी की हेल्प से आज हम बहुत सारे, हम कह सकते हैं, फॉर्मूलों को निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में अपना पढ़ा था कि यदि किसी आयताकार धारावाही लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो उस पर जो बलाघूर्ण कार्य करता है वो टाउ इजिकल टू आई ए बी साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहां से डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। हम लिखते हैं क्योंकि किसी आयताकार धारावाही लूप को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला बल आघूर्ण, ये हमने पिछली क्लास में कैलकुलेट किया था और ये हमारा निकल के आया था टाउ यानी कि बल आघूर्ण बराबर आई ए बी साइन थीटा। यह हमने डेरिवेशन अपनी लास्ट क्लास में करा था, तो वहां मुझे लगता है जो बच्चे वहां प्रेजेंट रहे होंगे उन्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहीं से हम आगे शुरुआत कर रहे हैं। हम कहते हैं वहां पर जो हमने आयताकार लूप लिया था वो केवल एक सिंगल वायर का बना हुआ था, यानी कि एक ही फेरा था। तो यदि हम फेरों की संख्या बढ़ा दें और हम कहें कि कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन है, तो लगने वाला बल आघूर्ण भी उतने ही गुना हो जाएगा। तो यहां एक बात लिखते हैं, यदि आयताकार लूप में, आयताकार धारावाही लूप में एन फेरे हो तो सबसे पहले लिखेंगे जो टाउ का मान हो जाएगा वो हो जाएगा एन, ये पूरा एन गुना हो जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। मान लेते हैं ये समीकरण एक ले ली मैंने। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम यहां से कंपैरिजन करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैलकुलेट करने का। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैलकुलेट करने का एक आसान तरीका है कि आप चुंबकत्व की तुलना जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक थी उससे कीजिए। तो आपको पता है कि यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव को रखा जाए
तो उस पर लगने वाला जो बलागुण होता है वो उसको भी हम कैलकुलेट इस प्रकार से करते हैं। हम लिखते हैं क्योंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण और क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बल आघूर्ण का सूत्र आपको ध्यान हो, टाउ बराबर होता है P इंटू ई इंटू साइन थीटा, इसके बराबर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने ये फॉर्मूला ड्राइव कराया था आपको, जबकि अभी पिछली क्लास में हमने चुंबकत्व के रेफरेंस में चुंबकत्व के लिए ये फॉर्मूला ड्राइव किया है। ये दोनों के दोनों बाएं पक्ष दोनों के टाउ हैं, यानी कि बल आघूर्ण है। दाएं पक्ष इसमें क्या करते थे, एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते थे, जबकि इसमें एक आयताकार धारावाही चालक को कहां रख रहे हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं। और आयताकार धारावाही चालक हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से चुंबकीय द्विध्रुव की तरह ही व्यवहार कर रहा है, क्योंकि वो एक वृत्ताकार एक पाश की तरह है। और वो जो पाश होता है, एक धारावाही पाश, वो एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। चुंबकीय द्विध्रुव शब्द हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे वैद्युत में धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रहते थे, वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते थे। इसी प्रकार हमने कल पिछली क्लास में आपको बताया था, एक दंड चुंबक भी वैद्युत चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। और कोई भी चुंबक हो, वो अपने आप में एक द्विध्रुव तो होता ही है, क्योंकि उसमें दो पोल अवश्य ही होंगे। कोई सिंगल पोल वाला चुंबकीय द्विध्रुव नहीं हो सकता, अभी तक ऐसी कोई डिस्कवरी नहीं हुई है। तो अब समीकरण एक चुंबकत्व की बात कर रही है, समीकरण इसको मान लेते हैं 2, ये बात कर रही है किसकी, हम कहें कि वैद्युत क्षेत्र की बात कर रही है, वैद्युत द्विध्रुव की बात कर रही है। इन दोनों की यदि कंपैरिजन करा जाए तो क्या होगा, या हम पहले मान लेते हैं समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, समीकरण 2 इसको मान लेते हैं, और समीकरण 3 इसको मान लेते हैं। यह है समीकरण 3। तो समीकरण 1 और 3 की तुलना कर लेते हैं, क्योंकि इसको तो हमने एक स्पेशल केस लिया है, या आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए 2 और 3 की करते हैं। समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर तो देखिए तुलना किस प्रकार से करनी है, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 3 का बाएं पक्ष है टाउ, इसका भी टाउ है, तो मैंने कहा टाउ की जगह टाउ लिख लीजिए बराबर। अब इसके पीछे के 3 पद देखिए, ये 2 पद देखिए, ये है बी साइन थीटा, और इसके पीछे के 2 पद देखिए, यह है ई साइन थीटा। तो यदि हम चुंबकत्व की बात करें तो जैसे यहां बी साइन थीटा है, जैसे यहां ई साइन थीटा है, वैसे यहां पर बी साइन थीटा। तो इसको तो ऐसे कैसे लिख लिया मैंने, बी साइन थीटा। अब यहां पर इसकी तुलना करनी है, ध्यान दीजिएगा, बस इसी पद की तुलना करनी है। इस फार्मूले में यहां पर P आ रहा है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और यहां पर उसकी जगह क्या आ रहा है, NIA आ रहा है। तो हम यदि इस NIA को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में प्रदर्शित करें, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को एनसीईआरटी में स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया है, बहुत सारी बुक्स में कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया है। तो यदि हम कैपिटल M ले लें तो यहां पर आ जाएगा कैपिटल M इंटू बी इंटू साइन थीटा। लिख भी देते हैं, जहां कैपिटल M क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। और इस M का मान इन दोनों की यदि तुलना करें तो देखिए, इसमें बी साइन थीटा की जगह मैंने बी साइन थीटा लिख दिया, केवल NIA की जगह क्या लिख लिया, M। तो हम लिख सकते हैं M बराबर होगा N इंटू I इंटू A। ये हमारे पास M का एक फॉर्मूला आ गया। तो अब ये जो हमारे पास समीकरण है, एक इसको भी समीकरण मान लेते हैं, ये समीकरण हो गए 4 और ये हो गए समीकरण 5। बहुत से बच्चे कहते हैं सर आप बहुत समीकरण बनाते हैं, पर बच्चों ये इजी काम है, नंबर देते जाइए, कोई समस्या नहीं है। जब आप किसी का रेफरेंस देंगे तो आपको पता होगा उस समीकरण की बात कर रहे हैं।
तो इतनी बात मुझे लग रहा है क्लियर आपको होनी चाहिए। हमने इन दो समीकरणों का या इसका तीसरी का और दूसरी को कंपेयर किया और कहा कि चुंबकत्व के लिए ऐसा यदि समीकरण लिखूं तो टाउ की जगह टाउ, बराबर की जगह बराबर, यहां ई साइन थीटा की जगह बी साइन थीटा आ गया क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र है, तो ई की जगह बी आ गया, साइन थीटा साइन थीटा। हमने कहा यहां पी है, इस पी की जगह यदि मैं एम लिख लूं तो एम का मान किसके बराबर होना चाहिए, एन आई ए के बराबर होना चाहिए, जो मैंने यहां पर लिख दिया है। तो इतनी बात यदि मैं समझ में आ गई, अब समीकरण 4 को थोड़ा सा और समझते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 क्या कहती है, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूं सदिश के पदों में लिखूं तो टाउ बराबर हो जाएगा सदिश एम क्रॉस सदिश बी। इसको ऐसे लिखा जा सकता है जैसे आप टाउ को लिखते थे पी क्रॉस ई, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, टाउ बराबर होता था पी क्रॉस ई, यह भी सदिश था। तो इसी चीज को ऐसे या इसको ऐसे लिख सकते थे। ठीक उसी प्रकार से हम इस वाले समीकरण को टाउ बराबर एम बी साइन थीटा को एम क्रॉस बी लिख सकते हैं। फिर से बता रहा हूं, ये एम क्रॉस बी इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये एम और बी दोनों सदिश हैं और इनका गुणनफल से जो परिणामी आ रहा है टाउ यानी कि बल आघूर्ण, वो भी एक सदिश है। जब दो सदिशों की गुणा करने पर परिणामी सदिश आए तो इस प्रकार के गुणन को हम सदिश गुणन कहते हैं, जिसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो परिणाम आता है यानी कि जो केवल परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो एम बी साइन थीटा से रिप्रेजेंट होता है। तो मुझे लग रहा है इतनी चीजें अब आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हमें जो चर्चा करनी है वो इसकी करनी है, m इज इक्वल टू एन आई ए की। तो इससे पहले हम इस चीज को स्टार्ट करें, आप चैट सेक्शन में बताइए क्या इतनी बातें क्लियर है, और साथ में आप चाहें तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। युवान कह रहे हैं, युवान जैन, यश कह रहे हैं सर, यस सर समझ में आ गया है। बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। हिमांशु भी कह रहे हैं क्लियर है, नईम सैफी कह रहे हैं क्लियर है, मोहम्मद अली कह रहे हैं क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। तो यदि इतनी चीज क्लियर है तो अब हम डिस्कस करेंगे केवल इस बात को, m इज इक्वल टू एन आई ए को। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। हमने अभी बताया कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जिसको कि मैंने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया है, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल M जो कि एक सदिश राशि है, बराबर किसके होता है, अभी मैं इसको अदिश के रूप में लिखता हूं क्योंकि अभी मैं इसकी दिशा को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, केवल अभी परिमाण को डिस्कस करेंगे। M इज इक्वल टू होता है एन आई ए के। अब ये हमारे पास सूत्र आया, अब बात आती है इसका मात्रक क्या होगा। तो देखिए यहां से मात्रक आसान है निकालना, n है फेरों की संख्या, इसका कोई मात्रक नहीं। I क्या है, विद्युत धारा यानी कि इसका मात्रक एम्पियर, और A है क्षेत्रफल, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। तो M का जो मात्रक होगा, M का मात्रक ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर होगी। अब थोड़ा सा और स्टडी को अपना थोड़ा ब्रॉड करते हैं, एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर निकल के चल रहे हैं। हम कहें कि यदि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को बिल्कुल सिमिलरिटी से मैं लेके चलूं, एक समान रूप से दोनों की स्टडी करूं, तो आपको ध्यान होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम कैसे निकालते थे, समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाएं, इस व्यवस्था को वैद्युत द्विध्रुव कहते थे। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों में से कोई भी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक वही चीज आप यहां पर भी कर सकते हैं। मैंने कहा एक चुंबक का नॉर्थ पोल है, एक चुंबक का साउथ पोल है, इन दोनों को मैंने मिला दिया, ये एक दंड चुंबक बन गया। अब दंड चुंबक की जो लेंथ है यानी कि इन दो बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं हमने कहा 2L है। ये जो उत्तरी ध्रुव है इसकी पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव प्रबलता को हम QM से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि इसको मैं
बिल्कुल जैसे हम वहां लेते थे वैसे ही लें, इसको पॉजिटिव ले ली जाए, इस ध्रुव प्रबलता को मैं नेगेटिव ले लूं, तो ध्यान दीजिए जहां QM क्या है, ध्रुव प्रबलता, ध्रुव प्रबलता। जैसे आवेश कितना शक्तिशाली है उसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैग्नेट का कोई ध्रुव, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कितना शक्तिशाली है उसको हम QM से यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Q आप सोच रहे होंगे आवेश है, लेकिन इसके नीचे M लिख दिया तो यानी कि मैग्नेट से संबंधित है, चुंबकत्व से संबंधित है। तो इस हिसाब से देखें तो M का क्या फार्मूला आएगा, M का फार्मूला आ जाएगा, लिखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर हो जाएगा बिल्कुल पहले की तरह, दोनों में से किसी भी एक आवेश का परिमाण, और यहां पर आवेश के परिमाण की जगह ध्रुव प्रबलता M लिख लिया, मल्टीप्लाई, दोनों आवेशों के बीच की दूरी लेते थे, यहां दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी लेनी है और वो है 2L। तो M बराबर क्या आ गया, 2QM इंटू L। ये हमारे पास चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एक सूत्र आ गया। अब आप कहेंगे कि सर क्या यह सदिश है, हम कहेंगे 100% ये सदिश है, क्योंकि वैद्युत और चुंबकत्व तो हमने कहा सिमेट्रिकल चल रहे हैं, एक जैसे चल रहे हैं। तो हम कहते हैं, यहां पर लिखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। यानी कि हमने कहा जो M है वो क्या है, एक सदिश है, वेक्टर है। यदि सदिश है तो इसकी दिशा क्या होगी, बिल्कुल फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक में चलते हैं। वहां विद्युत क्षेत्र की दिशा होती थी, धन से निकलता था, ऋण की तरफ जाता था। लेकिन जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती थी वो विद्युत क्षेत्र के अपोजिट होती थी, वो माइनस से प्लस की दिशा में होता था, माइनस आवेश से प्लस की आवेश की। बिल्कुल वही काम करना है। चुंबकीय क्षेत्र की जो चुंबक के बाहर दिशा होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, तो विद्युत चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इसकी अपोजिट होगी। तो इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होगी, ध्रुव की ओर। ये किसकी होगी, M की डायरेक्शन होगी। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वाला जो टॉपिक है वो हो जाता है पूरा कंप्लीट। तो मुझे लग रहा है ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी, काफी आसान है, इजी है। दोनों को कंपेयर करके चले हुए, वैद्युत को और चुंबकत्व को, तो आसान हो जाता है समझना सब चीजें। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, मूल टॉपिक पे। देखिए हमारा टॉपिक है वृत्ताकार विद्युत धारा पाश चुंबकीय द्विध्रुव, कि जो वृत्ताकार चुंबकीय विद्युत धारा जो पाश होता है, एक हमने क्लोज लूप बनाया था जिसमें विद्युत धारा बह रही थी, वो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कैसे व्यवहार करता है इसको समझिएगा। हमने कहा फिर से यहां पर स्टडी को कंपैरेटिव रखेंगे, तो विद्युत धारा पाश चुंबकीय द्विध्रुव, द्विध्रुव, इसको समझिए। तो यदि हम बात करें, यदि आपको एग्जैक्ट मैं डायग्राम बना करके दिखाऊं तो रुकिए, एक डायग्राम मैं बनाता हूं, डायग्राम काम आएगा आपके। हम यदि इस तरीके से दो एक लूप बना दें, एक लूप ये बना दिया, एक लूप ये वाला बना दिया, हम कहें इस लूप में एक बार विद्युत धारा इस तरीके से बह रही है जिसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के, ये क्या है, धारा आई है, घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में धारा। और दूसरी तरफ देखें तो ये घड़ी के चलने की दिशा में है, यह है घड़ी के चलने की दिशा में, चलने की दिशा में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा। अब यदि ऐसा है तो देखिए ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला जो सिरा होगा, ये हमारा कहलाएगा साउथ पोल, और ये वाला सिरा जो कहलाएगा ये कहलाएगा नॉर्थ पोल। तो यदि
किसी धारावाही वृत्ताकार लूप में विद्युत धारा एंटी क्लॉकवाइज बह रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला हिस्सा साउथ पोल और ये वाला हिस्सा नॉर्थ पोल आपका कहलाएगा। आप कहें ये 12, ये 6, ये 3, यदि 9 ऐसे घड़ी होती तो 3 वाले सिरे पर जो 3 वाला हिस्सा था, जहां पर घड़ी में 3 का निशान होता है, वो वाला साउथ पोल होगा, और जहां पर 9 होगा लिखा हुआ वो हमारा नॉर्थ पोल की भांति व्यवहार करेगा। तो एक द्विध्रुव तो बन ही गया ना। एक यदि मैं दंड चुंबक लेता तो दंड चुंबक ऐसे ही तो होता है, इस तरीके से होता है। इसका एक पोल को इसको साउथ मान लो, इस पोल को नॉर्थ मान लो, तो ये बिल्कुल इसी की भांति तो व्यवहार कर रहा है। लेकिन ध्यान देने की बात क्या है, इसमें चारा एंटी क्लॉकवाइज बह रही है तो 3 वाले सिरे पर साउथ पोल बनेगा। लेकिन यदि आपकी धारा क्लॉकवाइज बह रही है, घड़ी के चलने की दिशा में प्रवाहित धारा है, तो 3 वाले सिरे पर नॉर्थ पोल बन जाएगा और इस वाले सिरे पर हमारा साउथ पोल बन जाएगा। 3 वाले सिरे पर नॉर्थ पोल और 9 वाले सिरे पर साउथ पोल बनेगा। इन चीजों को आपको समझना, यही है विद्युत धारा पाश के कारण चुंबकीय द्विध्रुव। तो कंपैरिजन हमने कर लिया, डायग्राम से आपको बता दिया। अब हमें इसमें समझना है कि हमने वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय तथा निरक्षीय स्थितियों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट किया था। यदि चुंबकत्व में ऐसा करें, क्योंकि यह टॉपिक बस इसी बात को आपको बताना चाह रहा है कि तो परिणाम क्या होंगे। तो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म इन दोनों को कंपेयर करते हुए चलना है, तो आपके लिए चीजें आसान होंगी। तो अब इस चीज को समझने के लिए चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर क्या परिणाम होंगे, इसको समझने के लिए हम बढ़ते हैं आगे। तो आप चाहें तो इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लेंगे 1, 2, 3, 4। एक ये सैड लाइफ वैभव है, क्या है, कह रहे हैं नहीं पढ़ सकता। अरे बच्चों, अगर पढ़ नहीं सकते हो तो कुछ और देखिए। इस क्लास में केवल पढ़ाई होगी प्यारे बच्चों। या तो अपना मूड चेंज कर लीजिए पढ़ाई का, या जगह बदल लीजिए। हाँ, सत्यम कह रहे हैं यस सर, समझ में आ गया होगा। हिमांशु कह रहे हैं साउथ S2N होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। अमित यादव ए को क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। देखिए ए पिछली क्लास पे ध्यान दीजिए, वो था क्षेत्रफल, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल, आयताकार लूप का क्षेत्रफल। कैपिटल ए क्या था, क्षेत्रफल था। ये क्या है, जहां ए क्या है, क्षेत्रफल। पिछली क्लास को अटेंड करो तो पता चलेगा, क्लियर है, बिल्कुल सही बात है। अब समझ में आ गया होगा अमित यादव को। तो ये क्लियर है। अब चलते हैं आगे, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हमने पीछे आपको एक डेरिवेशन कराया था अपनी लास्ट क्लास में, और उससे भी पहली क्लास में स्टार्टिंग में, कि यदि कोई एक ऐसा धारावाही लूप हो, यह धारावाही लूप हो, ये इसका केंद्र हो, इसके केंद्र से यदि मैं x डिस्टेंस ले लूं, पर एक बिंदु ले लूं P, और इस धारावाही लूप की जो त्रिज्या है ये, इसको मैं कैपिटल R से रिप्रेजेंट करूं, तो इस P बिंदु पर इस धारावाही लूप के कारण, ये धारावाही लूप यानी कि I धारा बह रही है, के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका जो मान था, लिखते हैं क्योंकि धारावाही लूप के केंद्र से x दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र था वो था B = μ0/4π, और साथ में होता था 2IR² बटे R² प्लस x² की घात 3/2। ये फार्मूला इस कंडीशन में मैंने आपको बहुत अच्छे से ड्राइव करवा रखा है, अच्छे से समझा रखा है कि यदि कोई एक धारावाही लूप हो जिसमें I धारा बह रही हो, उसकी त्रिज्या कैपिटल R हो, यहां से लेके यहां तक की दूरी हमने स्मॉल r ले ली थी, यहां से यहां तक की दूरी यदि x है, तो इस P बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसके लिए ये फार्मूला हमने वहां ड्राइव करा था। क्लियर हो गया। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव की, क्योंकि ये धारावाही लूप क्या है अपने आप में, एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा ना। यदि द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, ये अभी एंटी क्लॉकवाइज है, तो अभी मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज हो तो इधर की ओर आपके साउथ पोल बनेगा, इधर की ओर नॉर्थ पोल बनेगा। तो
ये द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित है ये बिंदु P, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे यदि वैद्युत द्विध्रुव के कंपैरिजन की बात करें तो। बस इतना समझना है। तो इसको थोड़ा सा हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। हमने कहा कि अभी हमने आपको एक बात बताई, हमने फार्मूला लगाया, यहां पर हम कह लेते हैं कि इसमें एक और चीज छूट गई, 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। तो हम लिखते हैं चूंकि हम जानते हैं m बराबर होता है n आई a के। अभी बताया यदि m की जगह लिखेंगे n, यदि n बराबर 1 हो, यानी कि एक ही फेरा हो, लूप में केवल एक ही फेरा हो, तो n का मान हो गया 1, तब m बराबर होगा i इंटू a के। तो m का मान i इंटू a हम यहां पर लिखेंगे, लेकिन कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये मान ली मैंने समीकरण 1 है, ये वाली मान लेते समीकरण 2 है, तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। देखिए फिर से बता रहा हूं मेरा उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य है इस वाले फार्मूले से, जैसे हमने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, वैसे ही धारावाही लूप क्योंकि एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, तो इसकी अक्ष पर एक बिंदु है P, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो कंपैरिजन वाला हम चीज इस्तेमाल में लाएंगे। तो हमने कहा इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र तो ये होता है, अब इसे मैनिपुलेट करना है, और मैनिपुलेट इस प्रकार से करना है कि आपके अक्ष पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो भी सूत्र है वो m के पदों में आना चाहिए। अगर अभी कुछ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको एक बात समझाता हूं। मैंने कहा वैद्युत द्विध्रुव की, केवल समझा रहा हूं, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इजिकल टू होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन RQ। ये फार्मूला होता था। इस फार्मूले की खास बात क्या थी, ये जो फार्मूला था ये E यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के पदों में था। मुझे इस फार्मूले को भी, ये भी वही बात कह रहा है, लेकिन इस फार्मूले में किसी तरह से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि m को इंट्रोड्यूस करना है, डालना है, तभी तो तुलना करूंगा। ये मेरा उद्देश्य। तो कैसे करेंगे, समीकरण 1 से इसको मैनिपुलेट करते हैं। b इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको लिख सकता हूं 2i इंटू, यह आ गया पाई आर स्क्वायर बटे, नीचे आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। अब हम कहते हैं क्योंकि पाई आर स्क्वायर बराबर a यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, कौन से वृत्त का, ये जो हमने एक लूप बनाया है ये वृत्ताकार लूप है, इस लूप का क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल है। तो हम क्या करेंगे, इसको, इस चीज को यहां इंट्रोड्यूस करें तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ia बटे, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। इतना आ गया। अब मुझे इस फार्मूले में m लाना है, तो आप जानते हैं m बराबर होता है i इंटू ए, तो समीकरण 2 से मान रखने पर लिखते हैं, समीकरण 2 से मान रखने पर, तो मान रखिए तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा b इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यह आ गया 2 और साथ में आ गया i की जगह आ गया m बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। ये आ गया। यहां पर फिर से स्पेशल केस लेंगे। स्पेशल केस क्या लेना है, यदि r बहुत छोटा हो, किसकी तुलना में, x की तुलना में, तब आर स्क्वायर बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर की तुलना में, यानी कि वृत्त की त्रिज्या इस x की डिस्टेंस की तुलना में, इस x की तुलना में बहुत छोटी है, तो एक्स स्क्वायर की तुलना में आर स्क्वायर का मान और अधिक छोटा होगा, तो आर स्क्वायर की उपेक्षा कर देंगे, छोड़ देंगे, और छोड़ेंगे तो क्या फार्मूला आ जाएगा, b इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और साथ में आ जाएगा 2m बटे, यह जाएगा आर स्क्वायर गुणा इसकी घात 3/2। तो देखिए इस 2 से 2 कट गया, तो फार्मूला क्या आ गया, हम लिखते हैं b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
2m अपॉन क्या आ जाएगा, यहां पर एक चीज देखिए गड़बड़ करी, r छोटा था तो x का लिखना था हमने, तो यहां x आएगा क्योंकि हमने r को छोटा माना है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये x स्क्वायर की घात 3/2 है, तो x स्क्वायर की घात 3/2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, x क्यूब, ये आ गया x क्यूब। ये हमारे पास किसका फार्मूला आ गया, चुंबकीय क्षेत्र का। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब r की जगह जो हमने यहां पर x ली है वो वहां पर r ली थी, उस r को भी यदि x ही ले लूं तभी अच्छे से कंपैरिजन होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो जाएगी, इस r को हटा करके मैं क्या लिख रहा हूं, x लिख रहा हूं। बच्चे कह रहे होंगे सर पहले r लिखा था अब x लिखा। अरे बच्चों उस डेरिवेशन में जो मैंने डिस्टेंस r ली थी, जो प्रतीक चिन्ह r लिया था, वो चुंबकीय क्षेत्र में मैंने x ले लिया है, इसलिए मैंने को दोनों की कंपैरिजन करनी है तो उसको भी x ले लीजिए, बस इतना ही है सूत्र में, और कोई अंतर नहीं है। अब इन दोनों की तुलना कीजिए तो देखिए ये दोनों के दोनों चीजें सेम है। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बिल्कुल वैसी है जैसे किसी दंड चुंबक की या वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण एक चुंबकीय द्विध्रुव बन रहा है, उसकी अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये यहां पर कहने का, कंपैरिजन करने का ये फायदा है। तो एक डेरिवेशन तो आपने ऐसे कर लिया। अब मैं कहूं कि निरक्षीय स्थिति पर क्या होगा, अब निरक्षीय स्थिति में मैं उल्टा करूंगा, मैं वैद्युत क्षेत्र वाला लूंगा और चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करूंगा। तो लिखते हैं क्योंकि इसी प्रकार क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र सूत्र होता है E = 1/4πε0 और वो होता है P अपॉन, यदि x लिया है तो x क्यूब, ऐसा आता है, ये सूत्र आता है। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र में भी फार्मूला यही होगा, सेम ऐसे ही होगा। तो लिखते हैं अतः चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्या हो जाएगी, B = इस कांस्टेंट की जगह क्या आ जाता है, μ0/4π। ध्यान रखिए इन फार्मूलों में 1/ε0 की जगह चुंबकीय क्षेत्र में μ0 लिख लेते हैं, बस इतना अंतर है। बाद में P की जगह क्या लिख लेना है, m/x³ की जगह x³, और यह हमारा क्या हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति का फार्मूला हो जाएगा। तो इस डेरिवेशन को आपने पिछले डेरिवेशंस को कंपेयर करते निकालना, ये इसका करने का एक तरीका है। तो प्यारे बच्चों क्या ये बात समझ में आई है? हाँ, जार सरपंच कह रहे हैं B बराबर E होगा सर, बिल्कुल सही होगा। B बराबर, देखिए ये एक नेचर है अलग अलग। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र मैं कह रहा हूं सिमिट्रिकल चीजें हैं। आपने यही तो चैप्टर में समझा कि जब किसी चालक में धारा बह रही है, धारा बहेगी तो आवेश चलेगा, आवेश चलेगा तो आवेश है तो विद्युत क्षेत्र होगा उसके चारों तरफ, लेकिन धारा के बहने से चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है। तो ये दोनों चीजें एक ही जैसे प्रभाव है। संदीप सिंह को नहीं, सत्यम पांडे को कुछ गलत लग रहा है। आप जिसको गलत लग रहा है खुद से सही करे, कोई दिक्कत नहीं है। पिन पॉइंट बताइए कहां पर उसको डाउट है। अब सत्यम पांडे फिर कह रहे हैं कि सर फिर से बता दीजिए। अरे बच्चों बताने वाली कोई बात नहीं है। देखिए ये फार्मूला मैंने पहले प्रूफ करा हुआ था, बस मेरा काम क्या था इस वाले फार्मूले को, कि ये फार्मूला एक, मैंने कहा था ये यदि एक धारावाही लूप है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज बह रही है, तो ये वाला सिरा किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह। ये वाला कहां किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। तो ये एक चुंबकीय द्विध्रुव बन गया ना, उसकी अक्ष पर हमने एक बिंदु ले लिया P, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र है। इस सूत्र में मेरे को कोशिश करनी है कहीं से m घुसेड़ना है, m डालना है।
और m बराबर होता है ना ये, यदि फेरों की संख्या इसमें केवल एक ही लूप हो, एक ही चक्कर हो, तो n का मान हो गया 1, तो m बराबर हो गया n। आइए अब इस वाले फार्मूले में पाई आर स्क्वायर क्या होगा, इसका क्षेत्रफल, तो यहां पर लिख लीजिए पाई आर स्क्वायर को अलग, वो क्षेत्रफल हो गया। बस इतना काम कर रहा है, आइए का मान m रख दीजिए, आपका फार्मूला निकल गया ये वाला। ये सब चीजें वैसे ही है। तो यहां से हमने चुंबकीय क्षेत्र का निकाला और विद्युत क्षेत्र के साथ दिखाया कि दोनों सेम है। तो अब हमने कहा भाई हम निरक्षीय स्थिति के लिए पूरा डेरिवेशन क्यों करें, हम कंपेयर करके आंसर निकाल लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर हमें मान पता है वैद्युत क्षेत्र का, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी सिमेट्रिकल होगा ना। जब अक्षीय स्थिति पे दोनों फार्मूले सेम जैसे हैं तो निरक्षीय स्थिति पर भी तो सेम होंगे, तो हमने निकाल लिया। कोई कठिन काम नहीं है, आसान काम है। तो मुझे लग रहा है ये क्लियर हो गया होगा, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं सर पूरा डेरिवेशन होना चाहिए, तो आप फिर से डेरिवेशन कीजिएगा इसको। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर निरक्षीय स्थिति पर जैसे निकाला था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैसे ही दंड चुंबक की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कीजिए। सेम मेथड लगाना है, एग्जैक्टली सेम करना है, तो आप देखेंगे ये दोनों रिजल्ट आपके पास सेम आएंगे, कोई परेशानी नहीं। तो मुझे लग रहा है ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, जार सरपंच फार्मूला लिख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब हमारा अगला टॉपिक है परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए इस पूरे चैप्टर में केवल एक थीम चल रही है, केवल एक सिद्धांत चल रहा है कि चालक पर विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो चालक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और कोई भी चीज यदि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं चुंबक की भांति व्यवहार कर रही है। और चुंबक की भांति यदि कोई चीज व्यवहार करेगी तो उस पे दो ध्रुव जरूर होंगे, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। बस पूरे चैप्टर की थीम प्यारे बच्चों यही 2-4 लाइनें। अब ये टॉपिक जो हमारा आया है कि परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी उसी थीम पर है। तो थीम को समझिएगा। हमने कहा एक मैंने इलेक्ट्रॉन लिया, और आप जानते हैं जैसे हाइड्रोजन का परमाणु होता है उसमें सेंटर में एक नाभिक होता है, केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या लगाता है, परिक्रमण करता है। तो वही सिद्धांत हम यहां ले रहे हैं। और आपको ध्यान हो तो नील्स बोर ने अपनी एक थ्योरी दी थी कि यदि कोई आवेश किसी हम कह सकते हैं नाभिक के चारों तरफ चक्रण लगाता है तो जो ऊर्जाएं होती हैं वो नियत होती हैं, फिक्स होती हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो बोहर के जो मॉडल था वो बहुत बार आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे जाकर के पढ़ेंगे इसी बुक में। तो उस कॉन्सेप्ट को यहां पर ला रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने कहा हमने मान लो हाइड्रोजन का परमाणु का स्ट्रक्चर बनाया, यहां पर सेंटर में हमने कहा क्या है, एक पॉइंट ले लिया, ये अपने आप में एक न्यूक्लियस है यानी कि नाभिक है, एन है। इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इस तरीके से गति कर रहा है, इस दिशा में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो अब बात आती है, जब इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश है, यदि इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, एक विद्युत धारा प्रवाहित होगी। पर ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा की दिशा हमेशा जो इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा होती है उसकी विपरीत दिशा होती है। तो इलेक्ट्रॉन यदि इस दिशा में गति कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका अर्थ है बहने वाली धारा की दिशा क्लॉकवाइज होगी। ध्यान रखना आप इस बात को, ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को लिखते हैं कि माना कोई इलेक्ट्रॉन किसी धनावेशित नाभिक के चारों ओर विवेग से परिक्रमण कर रहा है या चक्कर लगा रहा है, परिक्रमण कर रहा है, तो विवेग से तो घूम रहा है, तथा इसकी त्रिज्या यानी कि इसकी जो त्रिज्या है यहां से लेके यहां तक की, ये क्या है, स्मॉल आर, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर, तथा आवर्तकाल मतलब एक चक्कर में लगा समय, तथा आवर्तकाल
कैपिटल टी है। इतनी बेसिक बातें हमने इसके बारे में लिख ली। कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो हम कहें अतः प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, तो प्रवाहित धारा का सूत्र क्या हो जाएगा? Q बराबर होता है आई टी, आई बराबर होता है Q अपॉन टी। अब Q की जगह, क्योंकि I बराबर क्या लेते हैं? Q अपॉन टी। तो अब मैं इस वाले फार्मूले का सूत्र का इस्तेमाल कर रहा हूं, इस वाले सूत्र का, और इस सूत्र से मैं लिखता हूं कि प्रवाहित धारा I बराबर होगी, कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के आवेश को मैं E से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और एक चक्कर घूमने में जो समय लग रहा है वो है आवर्तकाल। स्मॉल टी की जगह मैंने ले लिया कैपिटल टी। तो I बराबर स्मॉल ई बटे कैपिटल टी, ये हमारे पास आ गया। पहली इक्वेशन मैंने मान ली, ये काफी आसान है। अब मैं कहूं भाई आवर्तकाल का मान क्या होगा? तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसका परिक्रमण काल तो क्या था? टी, इसकी त्रिज्या थी आर, वेग था v। तो परिक्रमण काल या आवर्तकाल को कैसे ज्ञात करेंगे? लिखते हैं, चूंकि आवर्तकाल बराबर क्या होगा? है तो समय ही ना, तो इसके लिए सूत्र इस्तेमाल कर रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। इस सूत्र का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो ये चाल बराबर दूरी बटे समय, मैंने समय निकालना, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो आवर्तकाल बराबर पूरे एक चक्कर में चली गई दूरी, आवर्तकाल एक चक्कर में, इसको एक चक्कर में चली दूरी बटे क्या आ जाएगा? चाल, यानी कि इसका आ जाएगा चाल। तो आवर्तकाल को टी से रिप्रेजेंट करा, एक चक्कर में चली गई दूरी वृत्त की होती है परिधि, वो होती है 2 पाई आर बटे चाल। कितनी है? चाल मैंने पहले ली है v, तो t बराबर 2 पाई आर अपॉन v, ये होगी समीकरण 2। तो समीकरण 1 में विद्युत धारा I कितनी बहेगी ये मैंने बताई, समीकरण 2 में बताया आवर्तकाल का मान कितना होगा। तो अब मैं समीकरण 2 से t का मान समीकरण 1 में रखता हूं। क्यों कर रहा हूं ये प्रोसेस? फिर से बता रहा हूं आपको, क्योंकि यह क्या करेगा? एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति ही व्यवहार करेगा, और उसी चीज को हमने क्या करना है यहां पर समझना है। तो लिखते हैं, समीकरण 2 से t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखें I बराबर E बटे, और t का मान है 2 पाई आर अपॉन v, तो 2 पाई आर बटे v ऊपर चले गया, यहां पर आ गया। तो बहने वाली धारा I बराबर होगी ई भी बटे 2 पाई आर के बराबर होगी। तो मुझे लग रहा है काफी आसान है, कोई कठिन चीज नहीं है। बहने वाली धारा हमने यहां पर निकाल ली। अब यहां पर एक बात आती है, हम इंट्रोड्यूस करते हैं किस चीज को? जिसे हम कहते हैं कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग क्या होता है? ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है। हम जानते हैं रेखीय संवेगों के आघूर्णों के योग को कोणीय संवेग कहते हैं। अब कोई बच्चा ये बताए कोणीय संवेग का सूत्र क्या होगा? एम वी तथा वृत्त की त्रिज्या आर के पदों में। जरा चैट सेक्शन में बताइए, तब मैं समझूं कि आप लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो कोणीय संवेग का फार्मूला बताइए प्यारे बच्चों। सोना चौहान फार्मूला लिख रही है ईवी अपॉन 2 पाई आर, बिल्कुल सही है। कोणीय संवेग का जाट सरपंच कह रहे हैं एम क्रॉस वी संवेग का सूत्र है प्यारे बच्चों। ये संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वे एम वी। कोणीय संवेग का बताइए। हिंट दे चुका हूं, रेखीय संवेगों के आघूर्णों के योग को कोणीय संवेग कहते हैं। बताइए। एम वी 2 बाई आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। नहीं, ये तो अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र होता है। दीपेंद्र जाट कह रहे हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर। नहीं, शिवम वर्मा भी कह रहे हैं
अब देखो कोणीय संवेग का मैं आपको बताता हूं, बच्चे नहीं बता पा रहे हैं। कोणीय संवेग बराबर होता है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है J या L से, इन दोनों में से एक से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बराबर होता है, मैंने कहा, रेखीय संवेगों के आघूर्णों के योग को। रेखीय संवेग क्या होता है? m गुणा v, और आघूर्णों का योग है संवेग। रेखीय संवेग की गुणा कर दीजिए जिस अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा है वहां से लंबवत दूरी। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसका जो द्रव्यमान होगा उसे हम me से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है तो ये क्या आ जाएगा? me। me मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और mv मतलब इस इलेक्ट्रॉन का रेखीय संवेग। लेकिन क्योंकि ये n बिंदु के परितः घूम रहा है और n बिंदु से इसकी दूरी कितनी है? r, तो इसका कोई संवेग हो जाएगा mv r के बराबर होगा। इसे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत सी जगह J से रिप्रेजेंट किया गया है, और ध्यान दीजिए एनसीईआरटी में से स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। तो L बराबर होता है m इंटू ई इंटू वी इंटू आर। क्लियर हो गया? तो हमने विद्युत धारा I का मान तो यहां कैलकुलेट कर लिया था। मैं इसको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं, तो लिखते हैं क्योंकि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर होता है I इंटू ए के। अभी इससे पहले मैंने बताया I का मान यहां से रखने पर, यह समीकरण 3 हो गई। लिखते हैं समीकरण 3 से I का मान रखने पर, तो मान रखें तो यह आ जाएगा m इजिकल टू I का मान EV अपॉन 2 पाई r, और साथ में क्या आ गया? A, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? A। इतना आ गया। अब इस A का यदि मैं कुछ मान रख दूं, क्योंकि ये क्या है? वृत्ताकार है, वृत्त है, तो इसके क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो A की जगह क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। तो इस चीज को भी लिख रहा हूं, इसका मैं यूज करूंगा, या पहले से मिटाई देते हैं, ये सीक्वेंस में आ जाएगा, फिर से दोबारा लिखेंगे। तो m बराबर आ गया EV इंटू ए बटे 2 पाई आर। लिखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, अतः A बराबर होगा वृत्त का क्षेत्रफल, और यह बराबर होगा पाई आर स्क्वायर के। तो A की जगह लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? m इजिकल टू ई इंटू वी इंटू पाई आर स्क्वायर बटे नीचे क्या आ गया? 2 पाई आर। तो देखिए इस r से 2 में से एक घात कट जाएगी, एक बच जाएगी, इस पाई से पाई कट गया, तो आ गया m इजिकल टू ई वी आर बटे कितना आ गया? हमने कहा 2 के बराबर आ गया। ये हमारे पास चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र आ गया, जो इसके कारण उत्पन्न हो रहा है। पहली बात। अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, इसलिए इसका कोणीय संवेग होगा me गुणा v गुणा r। तो लिखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, अतः इसका कोणीय संवेग, और अभी मैंने समझाया है L इजिकल टू एम ई इंटू वी इंटू आर के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो अब मुझे इन दोनों का रेशियो निकालना है। आप कह रहे होंगे सर क्या जरूरत है इस सब चीजों की? क्योंकि प्यारे बच्चों, यहां से हम बोहर का जो कॉन्सेप्ट है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन्स वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं तो हर कक्षा की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी जो होती है, वो नियत होती है। तो उस चीज को थोड़ा सा हम यहां से निकाल लेने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। तो हम कहें m और l का रेशियो क्या होगा? तो ये हमारी है समीकरण 3, ये मान लेते समीकरण 4, यह है समीकरण 5। तो समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग देंगे, ये काम करेंगे। तो तब तक लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। कोई भी डाउट हो तो चैट सेक्शन में लिख सकते हैं।
स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे? 1 2 3 4। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी को सॉल्व कराने में एक परेशानी होती है कि इसके कॉन्सेप्ट बड़े डीप हैं। इसमें मतलब जैसे हम कहते हैं ना, बिल्कुल इजी गोइंग मेथड, बिल्कुल वैसे मेथड यूज नहीं हो पाते। यहां थोड़ी सी जटिलताएं हैं, उन्होंने थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अपना अप करा हुआ है, इसीलिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये रिकमेंड की जाती है। और बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो बैठ करके इसको समझने की कोशिश करें। मैक्सिमम क्विटर्स बन जाते हैं, छोड़ के जाने वाले बन जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, फोकस कीजिए इन चीजों पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको हटा दें। बिल्कुल सही है। शिवम वर्मा फार्मूला लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब हमने कहा m अपॉन एल की वैल्यू निकालेंगे और साथ में m को निकालेंगे, क्योंकि l की वैल्यू बोहर ने फिक्स करी हुई है, उसे प्रूफ करेंगे यहां पर। तो लिखते हैं समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग देने पर, तो लिखते हैं समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग देने पर समीकरण 4 कहती है m की वैल्यू दे रही है, और समीकरण 5 l की वैल्यू दे रही है। m बराबर होता है e v r बटे 2, और इसकी वैल्यू होती है m e इंटू v इंटू r, इसके बराबर है। तो देखिए वी आर से वी आर कट गया, तो क्या आ जाएगा m बटे l बराबर आएगा e बटे 2 इंटू एम, ई के बराबर होगा। एक फार्मूला तो आपके पास ये आ गया, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। एल की यहां गुणा कर दूं तो m बराबर हो जाएगा e बटे 2me इंटू एल, ये एक दूसरा फार्मूला आ गया। तीसरा फार्मूला, m चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, तो सदिश लगा दिया, बराबर इधर है e बटे 2me, और ये कोणीय संवेग में सदिश राशि है, लेकिन इन दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, इसलिए इसको सदिश के रूप में रिप्रेजेंट करते हुए यहां माइनस का निशान और आएगा, ध्यान रखिएगा। और ये माइनस का निशान क्यों आ रहा है? यदि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, माइनस का निशान ये बताता है m तथा l की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। तो लिखते हैं यहां पर ऋण चिन्ह बताता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए m की दिशा l के विपरीत होगी। पहली बात, इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना है, एक नंबर के प्रश्न पूछा जाता है। सेकंड, यहां पर ध्यान दीजिए, यदि इलेक्ट्रॉन के स्थान पर कोई धनावेश गति करे तो तब हमारा ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m बराबर e अपॉन 2m, जो भी कोई कण होगा उसका द्रव्यमान, और साथ में हमारा आ जाएगा n। अब इसके आगे क्या आ जाएगा? धन आएगा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे, जिस दिशा में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसी दिशा में कोणीय संवेग होगा। तो ये बारीक छोटी छोटी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ध्यान देनी चाहिए यहां पर। तो मुझे लग रहा है ये चीज क्लियर हो गई। अब हमने ये फार्मूला तो निकाल लिया, इस फार्मूले को हम कोई बांध दे लेते हैं, ये वाला हमारा फार्मूला है, 5 तक हो गया, तो ये लेते समीकरण 6। तो लिखते हैं समीकरण 6 से, अब समीकरण 6 हमें ये बताती है m बराबर e बटे 2me इंटू होता है किसके बराबर? l के बराबर। अब बोहर ने यह बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में गति करता है तो प्रत्येक कक्षा का कोणीय संवेग क्या होता है? नियत होता है, फिक्स होता है। यह बोहर ने बताया था। तो लिखते हैं बोहर के अनुसार
नाभिक के चारों तरफ गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की कक्षा का कोणीय संवेग और कोणीय संवेग का मान कितना होता है? का कोणीय संवेग L बराबर होता है NH/2π के बराबर। ध्यान दीजिएगा, जहां n कक्षा की संख्या है, जहां n कक्षा की संख्या। अब आप कहोगे सर कौन सी संख्या? जब नाभिक के चारों तरफ पहली कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वो होती है n बराबर 1। यदि दूसरी कक्षा में चक्कर लगाए तो n बराबर 2, तीसरी कक्षा में लगाए n बराबर 3। तो इस वाले फॉर्मूले में n का मान पहली कक्षा के लिए 1, दूसरी के लिए 2, तीसरी के लिए 3, ऐसी आगे रख सकते हैं। h क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक, और h की वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड के बराबर होती है। यह नियतांक होता है। तो यदि L का मान समीकरण 6 में रखें तो क्या मान आएगा? और n बराबर 1 ले लेते हैं तो लिखते हैं यदि n बराबर 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे थे ना। यहां दीजिए, नाभिक ये है, इसके चारों तरफ ये पहली कक्षा है, तो इस कक्षा के लिए n का मान 1 होगा। तो यहां पर जो चुंबकीय द्विध्रुवाणु गुण होगा वो भी मिनिमम होगा। तो लिखते हैं यदि n बराबर 1 हो तो L बराबर हो जाएगा H/2π के। तो इस L का मान समीकरण 6 में रख देंगे, यानी कि इस वाली समीकरण में रखते हैं। लिखते हैं समीकरण 6 में L का मान रखने पर, मान रखें क्या आ जाएगा? m। अब क्योंकि पहली कक्षा है तो m का मान मिनिमम होगा, तो लिखेंगे m न्यूनतम। क्यों होगा न्यूनतम? क्योंकि n बराबर किसके? 1 के। पहली कक्षा से पहले कोई भी कक्षा नहीं होगी, पहली कक्षा 1 ही है। तो ये न्यूनतम कक्षा है, इसलिए इसकी ऊर्जा भी या चुंबकीय द्विध्रुवागुण भी न्यूनतम ही होगा। तो यहां पर लिखेंगे m न्यूनतम बराबर आ जाएगा E/2me, और L की जगह कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई H/2π। इन सब की आपको वैल्यूज रखनी है। जब वैल्यू रखेंगे तो देखिए H की वैल्यू हमने बता दी इतनी है, E की वैल्यू कितनी होगी? E 1.6 10⁻⁻19 कूलम। Me की वैल्यू कितनी होगी? 9.1 10⁻31 kg। H का मान मैंने लिख दिया है, इन सब का मान यहां रखिए तो आपकी आ जाएगी m न्यूनतम, जो मान निकल के आएगा वो आएगा 9.27 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और यही हमारा क्या होता है? पहली कक्षा में यदि कोई इलेक्ट्रॉन घूर्णन करता है तो उसका चुंबकीय द्विध्रुवागुण इसके बराबर होता है। और इसे ही मुझे लगता है एनसीईआरटी ने यह प्रूव करा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी ने यह m की जगह म्यू यूज करा हुआ है। क्यों करा होगा म्यू यूज? क्योंकि उसका रीजन है, यहां पर m यहां पर भी आता है, m यहां पर भी आता है। ये m क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और ये m हमने कहा चुंबकीय द्विध्रुवागुण है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से मिक्स ना कर जाएं, शायद इसीलिए उन्होंने यहां m की जगह म्यू l को रिप्रेजेंट करा हुआ है, और मुझे लगता नहीं कोई रीजन होगा। तो लास्ट में आपका आंसर इस प्रकार से ही आएगा। तो प्यारे बच्चों, क्या ये क्लियर है? कुछ चीज समझ में आई आपको? डेरिवेशन देखिए एक सिस्टमेटिक वे में चल रहा है। यदि आप चैप्टर के थीम में जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको लगेगा कि ये खामखा का परिश्रम हो रहा है। एक फार्मूला निकालो, फिर उसको दूसरे में रखो, फिर तीसरे में रखो, फिर चौथे में रखो। जब तक आपको मोटिव पता नहीं होगा तब तक आप इसे नहीं कर पाएंगे। तो हमने इस डेरिवेशन में यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों तरफ पहली कक्षा में परिक्रमण कर रहा है तो उसकी न्यूनतम चुंबकीय द्विध्रुवागुण कितना होगा उसको नंबर में कैलकुलेट किया है, अंकों में कैलकुलेट करके निकाला है। और इसके लिए हमने यूज किया बोहर का जो
परिकल्पनाएं होती हैं, आगे जाकर के आप अच्छे से समझेंगे, 2-3 परिकल्पना जो उसकी हैं उसका यूज किया है और उसी के अनुसार L बराबर होता है NH/2π। इसकी वैल्यू यहां पुट करी तो हमारे पास ये मान निकल के आ गया। बहुत अच्छी बात है, हिमांशु फॉर्मूले लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आयुष कह रहे हैं कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, हाँ 3 दिन क्लासें होती हैं, बिल्कुल सही है। एक बार और इक्वेशन 6 से देखिए, अब फिर से कह रहे हैं इक्वेशन 6 से, ये कह रहे हैं शशिकांत मिश्रा। बेटा शशिकांत देखिए, ये क्या हमारे पास फॉर्मूला है, ये तो हमारे पास है ही। हमने क्या करा, हम कहते हैं कि जब इसको सदिश रूप में लिखते हैं तो यह माइनस का निशान लगाते हैं, क्योंकि M और L सदिश का मतलब इनकी जो 2 दिशाएं हैं, ये दोनों की दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए माइनस का निशान लगाया, पहली बात। दूसरा, हमने कहा कि यदि इलेक्ट्रॉन की जगह कोई धनावेश ले लें तो ये सदिश के फॉर्मूले में माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, क्योंकि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और कोणीय संवेग की दिशाएं समान होगी। फिर आगे बढ़े, हमने कहा इस वाले फॉर्मूले में हम L की वैल्यू को कहां से लिख रहे हैं, बोहर के जो परिकल्पनाएं हैं उसका यूज करके, कि बोहर ये कहता है कि यदि कोई कण, यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में गति कर रहा है तो प्रत्येक कक्षा का जो कोणीय संवेग होता है वो नियत होता है, फिक्स होता है। आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे डिटेल में, और वो किसके बराबर होता है, L बराबर NH/2π के। हमने जो ये डेरिवेशन लिया, इसकी स्टार्टिंग में कहा था नाभिक के चारों तरफ पहली कक्षा में ही एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जैसे हाइड्रोजन परमाणु होता है, तो कक्षा की संख्या होगी 1, तो यहां n का मान कितना ले लेना है हमने, 1, n बराबर 1, तो ये वाला फार्मूला H/2π हो गया। अब कोई इलेक्ट्रॉन यदि नाभिक के चारों तरफ पहली कक्षा में परिक्रमण कर रहा है तो उसका जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो कितना होगा, नंबर्स में कितना होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने अपने इस वाले फार्मूले में L का मान H/2π रख दिया यहां से, और बाकी इन सब की वैल्यू रख लीजिए। E का मान आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, H का मान मैंने बता दिया था 6.63 × 10⁻34 जूल होता है, एक नियतांक है जिसे प्लांक नियतांक कहते हैं। सबकी वैल्यू रखो, आंसर निकल जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये सब समझ में आपको आ गया होगा। यदि फिर भी कहीं पर कोई आपके डाउट है तो आप वीडियो में बाद में भी लिख सकते हैं, और इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखिएगा। जो चीजें आपकी मिसिंग हो गई है वो मुझे लगता है 2nd या 3rd बार में आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।